हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के 2025 प्रीलिम्स पेपर की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर आपको पता है किसी भी पेपर को जब सॉल्व कराते हैं तो 3 पार्ट्स में कराते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एवरी पार्ट में हम आपके 50-50 क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं ताकि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझा जा सके। क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें देखो यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं, इनको हमें कालक्रम में लगाना है, यानी कि जो भी आपके जो विद्रोह हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो है अरेंज करना है। जैसे पाबना विद्रोह की बात की, इन्होंने नील विद्रोह की बात की, कूका विद्रोह के बारे में बात किया है और सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको 1857 का रिवोल्ट पता है कि 1857 का विद्रोह हुआ था। तो याद करने का तरीका कि 1857 से जितने पहले विद्रोह हुए थे और 1857 के बाद में जितने विद्रोह हुए थे उनको हमें यहाँ पर अरेंज करना है। जैसे कि जो नील विद्रोह हुआ था ये आपका 1857 के 2 साल बाद हो गया था, 1859 ईस्वी में, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये देखो बंगाल का पहला सशस्त्र विद्रोह था, 1763 में हुआ था। वहीं अगर कूका विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1872 में हुआ था, यानी कि 1857 के बाद में। और पबना विद्रोह की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1873 में हुआ था। क्लियर। नील विद्रोह 1859 में हुआ। अब इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगा हमारा चौथा, यानी कि चौथा सबसे पहले किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसको बाहर कर देंगे, इसमें भी नहीं है, इसको बाहर कर देंगे, इसमें है, यानी कि 2 ऑप्शन में हमें अब देखना है। उसके बाद हमारा हुआ था 1763 के बाद 1859 नील विद्रोह। उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन देखना है चौथे के बाद, तो यहाँ पर तीसरा है तो ये बाहर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर मेरा यहाँ पर डी निकल के आ जाएगा। फिलहाल हमने आपको तरीका बता दिया है। 1857 के रिवोल्ट को आपको केंद्र में रखना है, उसके पहले जितने विद्रोह हुए हैं उसके बाद में जितने हुए हैं उनको याद रखना है। जैसे हमने बताया सन्यासी विद्रोह जो है ये आपका बंगाल में पहला सशस्त्र विद्रोह था। फिर नील विद्रोह ये आपका 2 साल बाद हुआ था, 1857 के बाद में। कूका विद्रोह आपका 1872 में हुआ, 1873 में पाबना विद्रोह हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है, मतलब कालक्रम में लगाना है कि जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के युद्ध हुए थे तो कौन सा युद्ध कब हुआ था। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, अब पहले तो मुझे पता नहीं, अब हम इनके सामने लिख लेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यहाँ पर बात की, तो ये आपका 1767 से 69 के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। फिर वहीं बात करेंगे, ये आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, ठीक है, ये आपका हुआ था 1778 से 83 के बीच में, ये 78 से 83 के बीच में, 1778 से 83 के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अगर हम सिख युद्ध की बात करेंगे तो देखो ये सबसे बाद में हुआ था। क्लियर है, ये आपका सबसे बाद में हुआ था, 1845 से 46 के आसपास हुआ था। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 39 से 42 के बीच में हुआ था। क्लियर है, तो देख सकते हैं जैसे कि पहला आएगा तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो पहला इस ऑप्शन में दिया है और पहला इस ऑप्शन में दिया है, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे आपका हुआ था द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, यानी कि 1778 से 1783 के बीच में, तो दूसरा इसमें भी है आपका, दूसरा इसमें भी है, इसको होल्ड करेंगे। फिर जो आपका हुआ है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि चौथा वाला युद्ध हुआ है, तो चौथा इसमें आया, इसमें नहीं, तो ये बाहर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हुआ है आपका जो है सिख युद्ध, 1845 से 46 के बीच में, तो सी आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ। बाकी देखो आप देख लें, सभी युद्धों के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। फिर गवर्नर जनरल दिए गए हैं, उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसको हमें यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। जैसे लॉर्ड डलहौजी के कंट्रीब्यूशन को हमें यहाँ पर मैच करना है। अब जैसे सबको किसी को पता हो ना पता हो, करजन के बारे में पता होगा कि इन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था 1905 में, ठीक है। तो देखना है हमें बी का तीसरा। क्लियर, बी का तीसरा है ना। अब देखना है कि बी का तीसरा किस किस ऑप्शन में है, तो देखो ये इस तरह से रहते हैं A B C D, ठीक है, A B C D सब, तो बी का तीसरा इस ऑप्शन में है, बी का तीसरा इस ऑप्शन में नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे। देखो मुझे कंफर्म पता होना चाहिए कि 100% सत्य है, तब यहाँ पर हम बाहर करेंगे। ओके, बी का तीसरा यहाँ पर नहीं है, इसको बाहर कर देंगे, और बी का तीसरा इसमें है तो इसको होल्ड रखेंगे। यानी अब मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ ए और डी ऑप्शन में। अब जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में इन्होंने पूछ लिया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा ये तो लगभग, कि इन्होंने भैया जो है
यहाँ पर सती प्रथा का विरोध किया था। तो यहाँ पर देख लेंगे सी का दूसरा आप किस किस ऑप्शन में है, तो सी का दूसरा इस ऑप्शन में नहीं, ये बाहर हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरा इस ऑप्शन में है, तो ये मेरा राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये जो मैच करने वाले हैं ना, इसमें आपको कम से कम 2 पता हों, वो भी पूरी तरह से। कभी कभी तो मेरा एक से ही आंसर निकल के आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर 2 पता होंगे तो लगभग आंसर सही हो जाता है। तो डलहौजी भाई साहब ने यहाँ पर व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था, करजन ने विभाजन करा ही दिया था 1905 में, कार्नवालिस ने यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लाए थे, बेंटिंक भाई साहब ने यहाँ पर सती प्रथा का निषेध जो कानून है वो लेकर आए थे। फिर यहाँ पर जो आपकी घटनाएं दी गई हैं इनको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कालक्रम में लगाना है कि पहले पहले क्या हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, क्रिप्स मिशन दिया है, कैबिनेट मिशन दिया है, शिमला सम्मेलन, बेबल योजना के बारे में इन्होंने दे दिया है। अब मुझे पता है क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इन्होंने यहाँ पर भारत को मतलब आश्वासन दे दिया कि भाई ठीक है हम चले जाएंगे, आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दे दी जाएगी। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर आती है बेबल योजना 1945 में। ओके, यहाँ पर वार्तालाप होती है इनकी, लेकिन वो वार्तालाप कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तो ये दोबारा वार्तालाप होती है 1945 में फिर से। तो पहले बेबल योजना होती है 1945 में, उसके बाद ये योजना विफल रहती है, फिर यहाँ पर शिमला सम्मेलन होता है 1945 में, यानी कि पहला मेरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, फिर मेरा तीसरा आएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है संविधान के निर्माण हेतु, तो दूसरा। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा आप देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन में आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्रिप्स मिशन आपका 1942 में, 1945 में आपका जो है बेबल योजना, फिर 1945 में पुनः शिमला सम्मेलन होता है, क्योंकि बेबल योजना पर जो चर्चा है यहाँ पर फेल हो जाती है। ओके, 1946 में कैबिनेट मिशन है, संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार होती है। यहाँ पर हमें बताना है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पर यानी कि एक्स-ला-शापेल संधि के बारे में बताना कि कौन सा कथन मेरा सही है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया है और मद्रास जो है अंग्रेजों को यहाँ पर वापस दे दिया गया है। ओके, तो लेकिन देखो इसमें ये सही है कि जो जो युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये समाप्त हो जाता है, जो एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, और मद्रास जो है यहाँ पर अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। तो राइट आंसर आपका सी निकल के आ जाएगा। ओके, क्योंकि जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जो युद्ध उत्तराधिकार है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, तो इसका असर जो है भारत पर भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर बताना है कि जो विच प्लेसेस वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ संगोली, मतलब संगोली की जो संधि हुई थी 1816 में, तो कौन कौन से यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए थे। क्लियर? तो 1816 की संगोली की संधि जब हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे उसके बारे में बताना है। देखो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल तो कभी गुलाम नहीं हुआ था, तो पहला तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो पहला देखो किस किस ऑप्शन में इसमें है, इसको बाहर कर देंगे। पहला इस ऑप्शन में है तो इसको बाहर कर देंगे। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। क्लियर है? अब देखो शिमला यहाँ पर शामिल नहीं था। ओके, रानीखेत और नैनीताल इसमें शामिल थे, यानी कि केवल 3 और 4 ऑप्शन आपका सही निकल के आएगा। तो संगोली की संधि के बारे में जो आपको पता होना चाहिए पहली बात, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे। नैनीताल और रानीखेत, इसमें शिमला शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ जब हमने कराया तो मुझे याद है ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट ये नहीं याद आ रहा है कि किस पेपर में रिपीट हुआ था। इसमें आपको बताना है कि हु रिजाइंड फ्रॉम द विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन ग्रीफ ओवर द जलियांवाला बाग, तो मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर, देखो ये तो पता है नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, वो तो सबको पता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से यहाँ पर इस्तीफा किसने दे दिया। पहला ऑप्शन सी शंकर नारायण, ईश्वर प्रसाद, मोहम्मद शफी, इकबाल नारायण गुरु। देखो नाइटहुड की उपाधि से जो इस्तीफा दिया था उन्होंने वापस लौटा दी थी, वो यहाँ पर लौटाई थी, किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिया था वो साथियों यहाँ पर श्री शंकरन नायर ने दिया था। ओनली 1 आपका राइट आंसर आएगा। अब हमको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जो भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पर हमें बताना है। जैसे अवध का अगर हम बात करेंगे अधिग्रहण, यानी कि अवध का जो है विलय हो जाता है, तो वो साथियों 1856 में हो जाता है। तो और जब अवध का यहाँ पर विलय होता है तो उसका ठीक 1 साल बाद यहाँ पर 1857 का विद्रोह
देखने को मिलता है। तो अवध का विद्रोह 1856 में हुआ है। फिर इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था वो आपका 1883 से 1884 में हुआ था। ओके, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नील विद्रोह के बारे में अभी जस्ट हमने पीछे बताया था। 1857 के रिवोल्ट के 2 साल बाद नील विद्रोह हो जाता है। और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है वो आपका 1878 से 80 के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सुमेलित करना है तो सीधी सी बात है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 1856 में अवध का अधिग्रहण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच में। तो चौथा देखो पहले इस ऑप्शन में है, चौथा इस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर अवध का अधिग्रहण हो जाता है, यानी कि पहला। तो चौथे के बाद देखो पहले तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो गया है पूरा। ओके, देखो समझते हैं पहले स्टार्टिंग से। जैसे मैंने बताया है ना कि ये जो है आपका अवध का अधिग्रहण कब होता है, 1856 में होता है। ठीक है, 57 में रिवोल्ट हो जाता है इसके ठीक 1 साल बाद। फिर आपका होता है नील विद्रोह, ये आपका 1857 के 2 साल बाद विद्रोह होता है। तो पहला देखेंगे, फिर तीसरा। पहला तीसरा किस ऑप्शन में है, पहला तीसरा आपका जो निकल के आएगा। फिर आपका देखो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच में। ठीक है, 1878 से 80 के बीच में। और सबसे बाद में होता है इल्बर्ट बिल विवाद। ओके, इल्बर्ट बिल विवाद है जो आपका सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो अवध का अधिग्रहण 1856 में होता है। 1857 के 2 साल बाद नील विद्रोह देखने को मिलता है। द्वितीय अफगान युद्ध है वो भी आप देख सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद है वो आपका 83 से 84 के बीच में होता है। फिर आपको बताना कि कौन सा ग्रंथ जो है यहाँ पर कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। मेघदूत, रघुवंशम, गंगा शतक। देखो मेघदूत, रघुवंशम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन गंगा शतक जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो तीसरा ऑप्शन देखो इसमें है, ये भी बाहर हो जाएगा। यानी कि केवल एक निकल के ही आ रहा है, तो इसमें दिमाग ही क्यों लगाना है ज़्यादा। ओके, तो कालिदास की रचनाएं और भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। रघुवंशम, कुमार संभवम, विज्ञान शकुंतलम, ये आपको पता होना चाहिए। और गंगा शतक है वो यहाँ पर कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। रूलर्स हैं और उनके जो हैं आपके राजवंश हैं, उनको हमें यहाँ पर मैच करना है। शासक राजवंश, महेंद्र वर्मन प्रथम। देखो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो आपके दोस्तों पल्लव राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर यानी कि पहले का दूसरा। अब देखो पहले का दूसरा किस ऑप्शन में, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। देखो ये बाहर आप जब करेंगे जब आपको पता है कि ये 100% मेरा सही है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर जो है 100% सही है, तो मैं यहाँ पर वार कर दूँगा। तो देखिए पहले का दूसरा यानी कि महेंद्र वर्मन पल्लव से संबंधित थे, तो ये बाहर कर देंगे। इसमें है, इसको होल्ड रखेंगे, इसको भी होल्ड रखेंगे, इसको बाहर कर देंगे क्योंकि ये पहले का दूसरा नहीं है। देखो ये ऊपर लिखा रहता है ABCD, इस तरह से हम बाहर करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में देखना है और सी ऑप्शन में देखना है। अब जैसे कि आपको पता है राजराज प्रथम के बारे में पता होगा, मूवी भी शायद एक आई थी तो उसके बारे में भी आपने देखा होगा। तो राजराज जो प्रथम है वो आपके चोल से संबंधित थी, यानी कि डी का तीसरा। अब डी का तीसरा आप देखेंगे इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी निकल के आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे राजराज के बारे में नहीं पता है, मुझे अमोघवर्ष के बारे में पता है। तो आप देख लो अमोघवर्ष जो है राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे, तो सी का पहला आप देखेंगे, तो सी का पहला इस ऑप्शन में है और इसमें नहीं है, तो इसलिए ये भी बाहर हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर मेरा बी ही निकल के आएगा। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, रटवाना नहीं है। आप जब 2 से 4 बार PDF को देखेंगे, 1 से 2 बार लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक जो है किस राजवंश से संबंधित है। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो जो कुछ ऑथर्स दिए गए हैं, उनके कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है हमें। जैसे कि त्रिविक्रम भट्ट हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। अब मुझे पता है कि त्रिविक्रम भट्ट भाई साहब ने नलचंपू ग्रंथ लिखा था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले का तीसरा आया। देखो एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले का तीसरा जिस ऑप्शन में होगा उसको हम होल्ड करेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको बाहर कर देंगे, क्योंकि पता है मुझे कि जो भट्ट साहब ने नलचंपू ग्रंथ लिखा था ये आपका 100% सही है, तो हम बाहर कर देंगे। पहले का तीसरा इसमें इसको होल्ड करेंगे, पहले का तीसरा इसमें नहीं, इसको बाहर कर देंगे, पहले का तीसरा इसमें नहीं, इसको भी बाहर कर देंगे, पहले का तीसरा इसमें है तो इसको होल्ड करेंगे। यानी कि अब हम बात करेंगे ए और डी ऑप्शन की, यानी कि 50% हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ओके,
अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सोमेदेव की बात की है, ओके, तो सोमेदेव की इन्होंने बात की, तो सोमेदेव के बारे में हमें पता है इन्होंने जो लिखा है भाई साहब ने, वो यहाँ पर लिखा है कथा सरिस सागर को, यानी कि बी के चौथे को। तो फिलहाल इसमें मुझे 50-50 है, मुझे कंफर्म नहीं पता। जयदेव के बारे में पता है इन्होंने गीत गोविंद लिखा है, तो सी का पहला देख लेंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे, डी और ए। सी का पहला यहाँ पर भी है और सी का पहला इसमें नहीं है, तो इसको बाहर कर देंगे, यानी कि मेरा राइट आंसर जो है वो यहाँ पर ए निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम देखो, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा और समझिएगा। देखो ये मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आपको हल करना है। ऐसा नहीं है कि अब आप इनको याद ही मत करो भाई, इनको रट लो, ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। ये तरीका आप काम करिए, जैसे एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चन इस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप तरीका इसको आजमा सकते हैं। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछ लिया इन्होंने, तो विच ऑफ द फॉलोइंग IBC साइट्स आर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमें बताना है कि जो पुरातात्विक स्थल हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मांडी, ये भी हमने आपको देखो 2000 शायद अभी 2020 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो दूसरा इसमें है ये भी बाहर, ओके। तो हुलास और मांडी ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो सी आंसर जो है मेरा यहाँ पर सही निकल के आएगा। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले में है, हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में है, ये यहाँ पर पता होना चाहिए। और दोस्तों राखीगढ़ी के बारे में आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट स्थल है, ओके। अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, इनको हमें देखो यहाँ पर क्रम में लगाना है, ओके। तो जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनको हमें बताना है क्रम में कि पहले कौन सी, उसके बाद में कौन सी हुई, उसके बाद में कौन सी हुई। तो देखो सबसे पहले जो हुई थी ना वो आपकी राजगृह हुई थी, ओके। तो दूसरा सब पहले आएगा, उसके बाद वैशाली में हुई थी तो पहला आएगा, तो दूसरा पहला ये आप देख सकते हैं, दूसरा पहला यहाँ आप देख सकते हैं, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, क्लियर। अब देखना है आपको, उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में, और कुंडलवन कश्मीर में सबसे बाद में हुई थी, यानी कि तीसरा सबसे बाद में आएगा। तो यानी कि सही सी मेरा जो है राइट आंसर निकल के आएगा, बी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन था ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आयोजक कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, ये आप देख लें, ओके। बाबर ने जो है यहाँ पर जो कि चगताई तुर्की में यहाँ पर तुर्क बाबरी लिखा था, यानी कि इसकी जो आत्मकथा थी उसने तुर्की भाषा में लिखा, सही है। तुर्की जो है मुग़ल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा नहीं थी बल्कि फ़ारसी राजभाषा थी। तो यानी कि ये सही है और मेरा जो है आर गलत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी आंसर जो है आपका निकल के आएगा। अब इसमें इन्होंने बताना कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया था, खालसा और जागीर में, ये आपका सही है। इन्होंने कहा जागीर जो है राज्य के निर्माण में नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। तो देखो जागीर में यहाँ पर राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल नहीं थी, बल्कि ये बात सही है कि इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया था, जो यहाँ पे क्षेत्र थे दिल्ली सल्तनत के। तो ये सही है और आपका आर जो है गलत है, ठीक है। तो देखो खालसा भूमि है, ये सीधे राज्य के नियंत्रण में आती थी, और जागीर भूमि है, ये सीधे अमीरों के वेतन के बदले में दी जाती थी, ठीक है। तो ये आपका है, ना कि यहाँ पर राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी, ओके। तो ये सही है और आर आपका गलत है। देखो अरेंज करना है हमें फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, भाई मतलब कालक्रम में लगाना है भाई कि युद्ध कौन से हुए थे वो हमें बताना है। अब यार देखो जैसे मुझे पता है कि रणथंभौर युद्ध हुआ था, ये हमको पता है रणथंभौर वाला जो युद्ध हुआ था वो 1301 में हुआ था, ओके। विजय, सॉरी ये युद्ध नहीं, विजय की बात कर रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजस्थान में विजय हासिल की तो कहाँ कहाँ पहले हासिल की। अब जैसलमेर के बारे में, हाँ, जो विजय हासिल की इन्होंने 1294 में हासिल की। फिर हमें वारंगल के बारे में पता है, वारंगल के बारे में इन्होंने 1309 में यहाँ पर विजय हासिल की थी। चित्तौड़ के बारे में पता है, चित्तौड़ में जो इन्होंने विजय हासिल की वो 1303 में हासिल की थी। तो देखो 1294 में सबसे पहले हासिल की जैसलमेर में। तो दूसरा देखो किस ऑप्शन में है, पहले उसको होल्ड करेंगे, पहला कट जाएगा, दूसरा यहाँ पर है इसको होल्ड करेंगे, डी ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर 1301 में इन्होंने हासिल की थी रणथंभौर की, दो दूसरे के बाद पहला बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है, होल्ड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने जो विजय हासिल की वो यहाँ पर वारंगल में हासिल की थी 1303 में। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा राइट आंसर, ओके।
तो देख सकते हैं कि जैसलमेर में जो है 1294 में विजय हासिल कर ली थी, 1301 में रणथंभौर में, 1303 में चित्तौड़ में, 1309 में वारंगल में यहाँ पर विजय हासिल कर ली थी। अब नाउ हमको यहाँ पर अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि कालक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। जैसे कि कन्नौज के युद्ध के बारे में इन्होंने बात की है। अब भाई मुझे पता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1540 में हुआ था। ओके, अब दोराहा का युद्ध हुआ था। दोराहा का युद्ध 1532 में हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध कब युद्ध हुआ था। शामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था आपका, वो आपका 1658 में हुआ था। ओके, 1658 में। फिर हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में। देखो, कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो 1540 में हुआ था। तो इसको हम जो है क्रम में लगा देंगे इस तरह से। तो 1532 में दोराहा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और अफगान के युद्ध में। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। 40 में वही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, औरंगजेब के बीच में और दारा शिकोह के बीच में। अब इसमें इन्होंने पूछ लिया कि मुगल एम्परर अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी, मतलब कि अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। रीजन दे दिया इन्होंने कि इन्होंने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में निर्माण इसका कराया था। तो ये गलत है, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, ये यहाँ पर अपने पुत्र की याद में नहीं कराया था, बल्कि इन्होंने इसका निर्माण कराया था गुजरात विजय की याद में। ठीक है, तो इन्होंने जब गुजरात पर विजय हासिल कर ली तो उसकी याद में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखो, इसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये इन्होंने बता दिया है कि 1601 में जब इन्होंने गुजरात विजय हासिल की तो उसकी ही याद में इन्होंने इसका निर्माण कराया था, और ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। क्लियर। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप सोच रहे हैं हम बहुत जगजाहिर हमने हासिल कर लिया है। पीडीएफ पढ़िए, अच्छी बात है, वो आप जब रिवीजन करेंगे, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, वीडियो आप जब देखेंगे ना 1 से 2 बार, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन को हल किस तरह से किया जाता है। भाई पीडीएफ में आप फैक्चुअल जो चीज़ें हैं ना उनको रट पाएंगे, उनको आप समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर ही करना पड़ेगा। ओके, मैं चाहता तो आपको पीडीएफ दे देता, वीडियो मेहनत इतना क्यों करूं मैं, वीडियो इसको पूरा उसको एडिट करूं। ओके, तो कोई मतलब नहीं है, पहले आप लेक्चर करिए, उसके बाद जो है पीडीएफ से 2-4 बार आप देखेंगे तो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। अब जैसे हमें मैच करना है इसको, जो भी आपके सूची 1 को सूची 2 से। अब जो आपके सम्राट हैं और उनकी जो सिटी किस सिटी से संबंधित हैं उनको बारे में बताना है। अब यार देखो, बाबर के बारे में उन्होंने पूछ लिया है, तो सीधी सी बात है, बाबर जो है यहाँ पर काबुल से संबंधित थे। मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, अरे जो इनका बनाया जाता है ना, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट आगे बता दूंगा अभी। तो पहले का चौथा हम देखेंगे, तो पहले का चौथा मेरा किस में है, तो पहले का चौथा ए ऑप्शन में है, और पहले का चौथा जो है मेरा डी ऑप्शन में है। ओके, बाकी मेरा बी और सी यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। अब जैसे यार किसी को पता ना, लेकिन शाहजहाँ के बारे में जरूर ही पता होगा कि भाई शाहजहाँ जो है उनका जो किला है वो आगरा में स्थित है। शाहजहाँ, ठीक है, इनकी जो कब्र है वो यहाँ पर आगरा में स्थित है। तो डी का पहला देख लो। अब डी का पहला किस ऑप्शन में है, डी का पहला इसमें मेरा डी ऑप्शन में नहीं, तो ये भी बाहर हो जाएगा। बी और सी मेरे पहले ही बाहर हो गए। डी का पहला ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बाकी हमें पता चारों के बारे में होना चाहिए। ठीक है, कि बाबर जो थे यहाँ पर काबुल से संबंधित थे, हुमायूं जो थे यहाँ पर दिल्ली से संबंधित थे, जहांगीर लाहौर से, और शाहजहाँ का जो यहाँ पर किला है आगरा से संबंधित है। ओके, ये अच्छा यहाँ पर इन्होंने बता दिया मकबरा, सॉरी यहाँ पर याद नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो ये लिखा है ऊपर ना, ये मकबरा, तो किसका मकबरा कहाँ स्थित है वो यहाँ पर बताना है। तो ना वो अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो हमें सुमेलित करना है, मैच करना है। ओके, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे जो आपके शिष्य दिए हैं या आपके गुरु दिए हैं, तो किसके कौन से गुरु हैं उससे हमें मेल कराना है। अब देखो एक बार फिर से समझते हैं कैसे कराएं, मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाता है। ओके, तो मुझे तो सबको लेके चलना है। कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद, मुझे पता है कि भाई जो है कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। तो मैं देखूंगा पहले का दूसरा किस किस ऑप्शन में है, तो पहले का दूसरा देखो दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम बाहर कर देंगे। लेकिन ये बाहर करने के लिए आपको पता होना चाहिए 100% श्योर कि मैं जो बाहर कर रहा हूँ तो सही है ना, कि कबीर के गुरु रामानंद थे ना, ये श्योर होना चाहिए। तो पहले का दूसरा ए ऑप्शन में नहीं है तो बाहर हो जाएगा।
बी ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी बाहर हो जाएगा। यानी कि सी और डी को हम होल्ड करेंगे क्योंकि इन दोनों में दूसरा ऑप्शन दिया गया है। तो यानी कि 50% जो है आपके क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। अब एक आपको और पता होना चाहिए, जैसे अमीर खुसरो के बारे में हमें पता है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो यहाँ पर जो थे, अमीर खुसरो के गुरु वो यहाँ पर गुरु नानक देव रामानंद, ये सूरदास की बात करते हैं। मुझे पता है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ठीक है, मुझे पता है, मुझे अमीर खुसरो के बारे में नहीं पता है। तो जैसे कि सी का चौथा हम देखेंगे कि सी का चौथा किस ऑप्शन में है। 2 ऑप्शन हमने बाहर कर दिए, सी का चौथा आपका सी ऑप्शन में निकल के आ गया, तो और इसमें नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे, तो राइट आंसर आपका सी निकल के आ गया। ओके, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे भाई तुम्हें सूरदास पता था इसलिए तुमने ले लिया, हमें तो अमीर खुसरो के बारे में पता है। कोई बात नहीं है, आप अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। तो बी का तीसरा ले लेंगे। ओके, बी का तीसरा लेंगे। 2 ऑप्शन तो हमने बाहर कर दिए, लेकिन अभी हमारे सी और डी है ना, तो बी का तीसरा देखो किस किस ऑप्शन में है। आपका सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। अब देखो फिर हमारे 2 ऑप्शन आए हैं, क्लियर। तो यानी कि मुझे 3 पता होने चाहिए। अब मर्दाना के जो गुरु थे वो कौन थे, तो मर्दाना के जो गुरु थे गुरु नानक देव, या डी का पहला, तो डी का पहला आपका सी ऑप्शन में है। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे को पता है मैं उसी को यहाँ पर पकड़ रहा हूँ, आप किसी को भी एक से उठाकर ले सकते हैं। अब देखिएगा जो आपके जो हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर अरेंज करना है, जो आपके संत दिए गए हैं उनके बारे में। तो जैसे नानक का जन्म कब हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था, नामदेव का, कबीर का। तो जिनका जन्म पहले हुआ था उनको हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। नामदेव के बारे में देखो 1270 में यहाँ पर नामदेव का जन्म हुआ था। ओके, फिर उसके बाद कबीर के जन्म की बात करेंगे तो कबीर का जन्म हुआ था 1440 में। ओके, और नानक की बात करेंगे, गुरु नानक की बात करेंगे तो यहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था 1270। देखो नामदेव का नहीं, गुरु नानक का यहाँ पर हुआ था 1270 में, और चैतन्य महाप्रभु का 1486 में। तो ये देख लेना आपको। फिलहाल मुझे अभी फैक्चुअल इतना याद नहीं है, तो रटना है तो आप इसको देख लें। नामदेव का जो जन्म हुआ था 1270 से 1350 के बीच में, 1440 से 1518 के बीच में कबीर का समय रहा है, गुरु नानक का, चैतन्य महाप्रभु का। तो ये फैक्चुअल हैं, अब इनमें समझना नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से 4 बार PDF से करेंगे तो आप कर लेंगे। फिर हमें करना है अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो शासक दिए हैं उनके जो कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले आए थे बालाजी विश्वनाथ, ये सबसे पहले यहाँ पर जो थे शासक बने थे, पेशवा। तो इनका जो समय था 1713 से 1720। उसके बाद आए थे बाजीराव फर्स्ट, इनका समय था 1720 से 1740। फिर इनका आया समय बाजीराव का, इनका 1740 से 1761, और इनका समय 1761 में ये पेशवा बनते हैं। तो यानी कि हम देखें ना, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी हमारा जो है यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है सी निकल के आएगा। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव 1720 से 40, बाजीराव 1740 से 61। याद करने का तरीका बता दें। देखो ये तो पता है कि पहले पेशवा तो पता है भाई कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, ये तो क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद आए थे बाजीराव फर्स्ट, इनका समय था 1720 से 1740 के बीच का समय था। अब कैसे याद करना है कि तीसरे पे कौन आता, तो इनका बालाजी उठा लिया, इनका हमने बाजीराव उठा लिया, इनको आपस में ऐड कर देंगे तो तीसरे आपके साथ निकल के आ जाएंगे, पेशवा, बालाजी, बाजीराव। क्लियर। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत आप लगा लेंगे दिमाग ना तो कर ले जाएंगे। अब देखो इसमें हमें बताना कि करेक्टली मैच कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया बताना है किस स्टेट में है। ओके, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताना है किस राज्य में स्थित है। इन्होंने बता दिया कि मॉबलिंग अरुणाचल प्रदेश में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रामगढ़ झारखंड में, तालचेर ओडिशा में। हमें बताना कि करेक्टली मैच कौन कौन से हैं, यानी कि जो सही है उनके बारे में हमें बताना है। ओके, देखो मॉबलिंग जो है ना, मॉबलिंग कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये आपका मेघालय में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, सही है। रामगढ़ ओडिशा में है, तालचेर ओडिशा में। तो राइट आंसर मेरा जो निकल के आएगा ओनली 1, तो डी आंसर मेरा सही हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉबलिंग जो है वो मेघालय में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में।
अब आपको देखना है, देखो यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ओके, तो स्टेट दिए गए हैं, रिफाइनरी उनके बारे में दी गई है, हमको यहाँ पर सम्मिलित करना है। जैसे कि नायरा के बारे में उन्होंने बात की। नायरा कहाँ आपका है, तो दोस्तों ये देखो नायरा जो है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो नायरा आपका गुजरात में स्थित है। ओके, तो देखेंगे पहले का दूसरा किस किस ऑप्शन में है, तो पहले का दूसरा इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। पहले का दूसरा इसमें इसको होल्ड करेंगे, पहले का दूसरा इसमें इसको होल्ड करेंगे, इसमें नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। यानी कि मेरे 2 ऑप्शन जो हैं गलत हो गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बी और सी ऑप्शन में लेना है। अब मनाली की बात की है इन्होंने, मनाली मुझे पता तमिलनाडु में स्थित है, बी का चौथा। ओके, अब बी का चौथा देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इन 2 ऑप्शन में, तो बी का चौथा इधर भी है और बी का चौथा इधर भी है। यानी मुझे एक और पता हो, ठीक है। अब नुमालीगढ़ की बात करेंगे, कुछ लोगों को नहीं पता है नुमालीगढ़ के बारे में, मेरे को पता है, मैं बता दे रहा हूँ, असम में स्थित है। तो सी का पहला अब हम देखेंगे, तो सी का पहला देखेंगे, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी निकल के आ जाएगा। देखो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप थोड़ा 10 सेकेंड 20 सेकेंड बैक कर लें, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप देख रहे हैं नायरा जो है आपका गुजरात में है, मनाली तमिलनाडु चेन्नई में, नुमालीगढ़ असम में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में। अब बताना है दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इन नॉर्थ इंडिया विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब जो सही कथन है उनके बारे में हमें बताना है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। इन्होंने बताया है कि हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। इन्होंने बताया कि जो हिमालय क्षेत्र है, कि जो हिमालय एरिया है, वहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बनने की। ओके, फिर उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय जो है नेपाल की सीमा में आता है। तो इन्होंने बताया ईस्टर्न यूपी एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल बिकॉज द हिमालयस टू देयर नॉर्थ लाई विद इन नेपाल्स बॉर्डर। यार ये सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो सीधी सी बात है, हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय से जब नदियाँ निकलेंगी तो यहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा ढाल होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर बिजली बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर। लेकिन यही चीज़ आपको बताएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में, क्योंकि ये इसके उत्तर में जो है आपको बता दें जो हिमालय है वो आपका नेपाल में स्थित है। ओके, तो ये जो है चीज़ें आपको यूपी, नॉर्थ यूपी और बिहार में देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा हैं। तो मेरा जो राइट आंसर निकल के आएगा ओनली 1। ओके, ओनली 1 इज माई राइट आंसर। तो ये देख सकते हैं कि देखो भाई हिमालय है, हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों ढाल ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जल विद्युत की संभावनाएं हैं। लेकिन भाई पूर्वी यूपी बिहार की नदियाँ जो हैं वो समतल भूमि पर है, तो भाई समतल भूमि पर जो है हम यहाँ पर बिजली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमें अरेंज करना है इनको स्मॉल टू लार्ज जो बेस हैं जियोग्राफिकल एरिया, उनको हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े क्रम में। तो कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनके एरिया के हिसाब से उनको हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में। ओके, तो देखो सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, देखो चौथा ऑप्शन उत्तराखंड है, इसमें उत्तराखंड नहीं है, तो चौथा ऑप्शन जो है उत्तराखंड है। ओके, तो पहला ऑप्शन देखो सबसे छोटा जो यहाँ पर क्षेत्रफल है ना वो आपका है हरियाणा पंजाब, तो सबसे छोटा हरियाणा का है। ओके, उसके बाद पंजाब का है, तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर देखेंगे पहले के बाद तीसरा, फिर हमारा आता है उत्तराखंड। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई हिमाचल प्रदेश जो है छोटा है, उत्तराखंड बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का एरिया जो है छोटा है और हिमाचल का बड़ा है। तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तो पहला, तीसरा, चौथा देखिएगा तो वो आपको मिलेगा डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपका डी निकल के आ जाएगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हिमाचल का प्रदेश का एरिया छोटा है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की तुलना में हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो यहाँ पर बड़ा है। अब हमें मैच कर रहे हैं पोर्ट को स्टेट की, कि कौन सा पोर्ट है किस स्टेट में स्थित है। जैसे कि यहाँ पर पारादीप के बारे में पूछा है, तमिलनाडु, तूतीकोरिन केरल, काकीनाडा उड़ीसा, अलपुझा आंध्र प्रदेश। सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है मुझे। ओके, तो इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है आपका बंदरगाह स्थित है। ओके, तो जैसे कि हमको पता कि पारादीप के बारे में, ओके, पारादीप के बारे में पता है कि भैया पारादीप जो है आपका ओडिशा में स्थित है। ओके, तो पहले का तीसरा हम देखेंगे, तो
पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में है, तो पहले का तीसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा। पहले का तीसरा इसमें, इसको होल्ड करेंगे। पहले का तीसरा इसमें, इसको भी होल्ड करेंगे। पहले का तीसरा इसमें नहीं, ये बाहर हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा बाहर हो गया, डी ऑप्शन मेरा बाहर हो गया। अब हमें बी और सी के बारे में यहाँ पर देखना है। अब देखो यहाँ पर तूतीकोरिन के बारे में बात की है, तो तूतीकोरिन के बारे में पता है कि वो तमिलनाडु में स्थित है। तो बी का पहला देखना है, बी का पहला बी ऑप्शन में भी है, बी का पहला सी ऑप्शन में भी है। फिर हमें देखना है काकीनाडा के बारे में। काकीनाडा हमें पता है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो सी का चौथा। अब हमें सी का चौथा देखना है, तो ये ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा राइट आंसर जो है आपका सी निकल के आ जाएगा। देखो मैं चाहूँ तो आपको सीधे सीधे बता दूँ कि पारादीप आपका उड़ीसा में है, तूतीकोरिन आपका जो है तमिलनाडु में, काकीनाडा आपका जो है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है और अल्लपुझा जो है केरल में है। इतना बता के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि पहले का तीसरा देखो किस किस ऑप्शन में है, बी का दूसरा देखो बी का पहला किस ऑप्शन में है। तो ये समझा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को हल कर सकें, रटने से यार काम नहीं चलेगा। अब हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच, इसके बारे में बताना है। ओके, अब जैसे कि उन्होंने बता दिया कि बंगली हार बांध वो चिनाव में स्थित है, चिनाव नदी पर स्थित है। पंडो बांध रावी नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ओके, देखो ये जो पंडो बांध है ये रावी नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है, ये आपका ब्यास नदी पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जो आपका श्रीशैलम बांध है ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। और हमको बताना है कि जो नॉट करेक्टली मैच है, मतलब गलत यहाँ पर का चयन करना है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा जो है आपका सही निकल के आएगा राइट आंसर। तो सी आप देख सकते हैं। और इसमें आप पारादीप ओडिशा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, काकीनाडा अल्लपुझा के बारे में पता होना चाहिए। पढ़ो बांध हमने बताया ये ब्यास नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन्होंने बताया कि देखो टू स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, बताना है कि कौन, एक में असर्शन दिया है, दूसरे में रीजन दिया है, मतलब कथन और कारण वाले आपके जो हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है। हिमालय जो है अनेक बड़ी सतत बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये तो भाई सबको पता है कि हिमालय जो है इससे बहुत सारी नदियाँ जो है बहती रहती हैं। इन्होंने बता दिया है कि हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमाच्छादित रहती हैं, यानी कि स्नो कवर्ड, बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं, कवर होती रहती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हिमालय की जो नदियां हैं या जो ऊंची श्रेणियां हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं, इसीलिए रीजन असर्शन दिया है ना, कथन, इसलिए हिमालय में जो है यहाँ पर हमेशा जो है नदियों का बहाव होता रहता है। तो भाई ये दोनों सही हैं और यहाँ पर जो है व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रही हैं, ठीक है। तो बोथ एंड आर ट्रू और जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो हिमाच्छादित मतलब स्नो कवर्ड हैं, हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ, तो यहाँ पर बर्फ़ से कवर रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब धूप आएगी, गर्मी आएगी तो बर्फ़ पिघलेगा, तो इस कारण जो है इनकी जो नदियाँ हैं हमेशा बहती रहती हैं। तो राइट आंसर मेरा डी निकल के आएगा। फिर आपका आयरन माइनिंग दिया है और स्टेट दिया है, उसको हमें सुमेलित करना है। जैसे गुरु महाशनी के बारे में बताना है, बेलालीडीडा के बारे में बताना है, नोआ मुंडी के बारे में बताना है, कुंद्रेमुख के बारे में हमें बताना है कि कहाँ कहाँ स्थित है। ओके, जैसा कि मुझे पता है भाई कि जो है आपका गुरु महाशनी जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो गुरु महाशनी आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, पहले का चौथा। देखो मैं आपको बता के निकल जाऊँ कि गुरु महाशनी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, बेलाडीडा आपका जो है ओडिशा में है, और नोआ मुंडी जो है आपका झारखंड में है, कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में स्थित है। इतना बता के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर उद्देश्य आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझाना है। ओके, तो जैसे मुझे पता है कि गुरु महाशनी जो लोहा खदान है वो आपकी जो स्थित है वो आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि पहले का चौथा। अब हम देखेंगे पहले का चौथा जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हम बाहर कर देंगे। ए ऑप्शन में नहीं, इसको बाहर कर देंगे। बी ऑप्शन में है, इसको होल्ड करेंगे। सी ऑप्शन में है, इसको होल्ड करेंगे। डी ऑप्शन में नहीं है, इसको हम बाहर कर देंगे। यानी कि मेरे दो ऑप्शन ए और डी यहाँ पर बाहर हो गए। अब मुझे पता है बेलाडीला के बारे में कि बेलाडीला जो है आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ओके, तो यानी कि बी का तीसरा जो निकल के आएगा। अब बी का तीसरा इस ऑप्शन में भी है, बी का तीसरा इस ऑप्शन में भी है, यानी अब मुझे एक ऑप्शन और पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे नोआ मुंडी के बारे में पता है, नोआ मुंडी जो है आपका झारखंड में स्थित है। तो सी का पहला देखेंगे, सी का पहला आपका जो है इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में जो है सी का पहला नहीं है। तो इस कारण से मेरा जो राइट निकल के आएगा आंसर वो आपका जो है बी आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये
एक मिनट इसको, ये देखिएगा यहाँ पर, सॉरी यार इसको जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने जो है ना ये गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, मैंने डी ऑप्शन आपका देखा नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन में आपको बता दें यहाँ पर जो इन्होंने बताया है डी ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा नीचे दे दिया। ये आप फिलहाल आप देख सकते हैं, क्योंकि जो गुरु महाशनी है वो आपका स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, ना कि छत्तीसगढ़ में। ओके, तो पहले का तीसरा देखना है, तो पहले का तीसरा किस किस ऑप्शन में है, ठीक है। गुरु महाशनी उड़ीसा में स्थित है, तो पहले का तीसरा इसमें है, पहले का तीसरा इसमें नहीं, ये भी बाहर, पहले का तीसरा ये नहीं, इसमें भी बाहर, और डी ऑप्शन जो है इसमें स्थित है। तो पहला का तीसरा दो ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। अब हमें पता है बेलाडीला के बारे में पूछ लिया है, बेलाडीला के बारे में पता है, तो बेलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बी का चौथा देखना है, तो बी का चौथा ए ऑप्शन में भी है और बी का चौथा डी ऑप्शन में भी है। नोआमुंडी के बारे में पता होना चाहिए, नोआमुंडी जो है आपका वो आपका झारखंड में स्थित है। तो सी का पहला जो है आपका ए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बाहर हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर जो है फाइनली डी निकल के आ जाएगा। ये याद कर लें, फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से ये सॉल्व करते हैं, और जैसा कि हमने बता दिया कि यहाँ से जो है नदियाँ निकलती रहती हैं और इनमें जो है बर्फ़ भर जो है जल की आपूर्ति बनी रहती है। ओके, यानी कि बर्फ़ के पिघलने से उल्टे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बताना कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है दोस्तों। पहली तो बातें आपको बताना होना चाहिए कि दक्षिण भारत की जितनी नदियाँ हैं ना वो आपकी पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बहुत कम नदियाँ हैं जो आपकी यहाँ पर अरब सागर में गिरती हैं। मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो आपकी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में बताना है तो पेरियार, पेन्नार, पल्लार। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेरियार नदी है जो आपकी यहाँ पर बहती है अरब सागर में। बाकी मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी किधर बहती हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में। तो पेरियार के बारे में बता दें, केरल की प्रमुख नदी है जो यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। ये आपका अरब सागर है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, सॉरी बंगाल की खाड़ी है। तो मैक्सिमम नदियाँ हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में बहुत ही कम नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं। अब देखो यहाँ पर असर्शन दिया गया है और आपका जो है रीजन दिया गया है वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, ठीक है। रीजन दिया है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यार, अगर आपको कटिबंध के बारे में नहीं पता है ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा नहीं, तो इसके लिए आप लोग क्या करें, NCERT जो है NCERT को पढ़ें। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी की NCERT को अगर अच्छे तरह से पढ़ लिया है तो आपको फिर भूगोल के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको NCERT अभी करा भी रहा हूँ। ओके, तो आप उसको जाकर कर सकते हैं, उसकी PDF भी आपको फ्री में मिल जाती है। तो आप NCERT की क्लास अगर नहीं किए हैं तो उसको आप कर लें। देखो, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है आपका समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, बल्कि आपका जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं है, बल्कि आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ केवल एक आएगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। अब आते हैं, देखो यहाँ पर बताना है कि जो कोयला क्षेत्र दिया है और उसको जो हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, कि कौन सा देश जो है यहाँ पर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं। ओके, अब जैसे अपलेशियन है, अपलेशियन हमें पता है USA में स्थित है। अब USA मतलब पहले का चौथा, तो ठीक है, पहले का चौथा। अब पहले का चौथा देखेंगे किस किस ऑप्शन में है। पहले का चौथा आपका ये ऑप्शन में, इसको होल्ड करेंगे, इसमें नहीं है इसको बाहर करेंगे, इसमें भी नहीं है इसको बाहर करेंगे, और डी ऑप्शन में है तो इसको होल्ड करेंगे। यानी कि अब हमें ए और डी ऑप्शन में देखना है। लंकाशायर, देखो लंकाशायर आपका लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में स्थित है। तो बी का पहला, अब देखना है कि बी का पहला किस किस ऑप्शन में है। तो बी का पहला ए ऑप्शन में फिर से है, डी ऑप्शन में फिर से है। तो हमें दोबारा देखना है रूर जो कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो आपका जर्मनी में स्थित है। तो देखेंगे सी का दूसरा किस देश में स्थित, किस ऑप्शन में है।
तो सी का दूसरा आपका ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी बाहर हो जाएगा। राइट आंसर मेरा ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो भीतरी भाग है मरुस्थलीय है, इसको हम आउटबैक कहते हैं और ये आपका ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। अपलेशियन यूएसए में स्थित है। लंकाशायर इंग्लैंड यूके में स्थित है। रूर जो है वो जर्मनी में है और जो आपका कुजबास है वो आपका रशिया में स्थित है। हिंद महासागर के बारे में बताना है दोस्तों हमें कि जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सही है। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरीथ्रियन सागर भी कहा था। फिर कह रहा है ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। अब यार देखो, अगर बेसिक जानकारी हो, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री इक्वेटर की बात कर रहा है कि दोनों तरफ, यानी कि इस वाले क्षेत्र में भी और इस वाले क्षेत्र में भी। किसकी बात कर रहा है? हिंद महासागर की। तो मैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एंशिएंट ग्रीक थे, उन्होंने इसको इरीथियन सागर भी कहा था। और ये आपके दोनों तरफ, मतलब कि ये आपका अगर 0 डिग्री गोलार्ध है तो ये आपका इसका जो बहुत भाग उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, यानी कि दोनों तरफ स्थित है। तो सी आंसर इसका निकल के आ जाएगा। और इसका अधिकांश भाग है जो आपका साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है, मतलब अधिकांश भाग तो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिर कह रहा है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में भिन्नताएँ हैं। रीजन इन्होंने बताया। अब सीधी सी बात है यार, इसमें जब बता दिया है इन्होंने कि जब ऊंचाई जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी तो इसमें जब भिन्नताएँ मिलेंगी, आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ओके, क्लाइमेट वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर हमें जो है वनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और जो है व्याख्या भी यहाँ पर सही कर रहा है। ओके, तो ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान और वर्षा में भिन्नता होगी, जिस कारण से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी। अब बताना है कि जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब नॉट करेक्टली मैच। जनजातियाँ दी गई हैं आपकी और आपके आवास क्षेत्र दिए गए हैं। बुशमैन, कालाहारी, एस्किमो उत्तरी कनाडा, पिग्मी कागमो बेसिन, मसाई पश्चिमी अफ्रीका। देखो, बुशमैन आपकी कालाहारी में स्थित, कालाहारी मरुस्थल में स्थित है, सही है। एस्किमो जो है आपका उत्तरी कनाडा में पाई जाती हैं जनजातियाँ, ये भी सही है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये भी सही है। देखो दोस्तों, मसाई जनजाति है जो ना, मसाई जनजाति अगर आपका ये अफ्रीका का मैप है, ये पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये आपकी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। ओके, तो मसाई जो जनजाति है वो आपकी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। फिर कह रहा है कि गोवा मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है, तो आपको बताना है मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान। तो देखो, गोवी जो मरुस्थल है वो आपका मंगोलिया और सिर्फ चीन में फैला हुआ है, यानी कि ये आंसर मेरा जो राइट आएगा। तो मसाई जो है आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, मैंने बता दिया। अभी आप पीला पीला येलो कलर का जो एरिया देख सकते हैं, ये गोबी मरुस्थल की बात कर रहा है। दोस्तों, अभी तक आपको ये पता है कि मरुस्थल जो है गर्म होते होंगे, वहाँ बहुत सारी रेत होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताएं, जो मरुस्थल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जैसे ही मरुस्थल का नाम आता है उनको लगता है बहुत सारी रेत होगी वहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। बेसिक चीज़ें, तभी मैं आपसे कहता हूँ NCERT बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको अभी से स्टार्टिंग कराना शुरू किया, लगभग आपके 1 या 2 चैप्टर सभी कंप्लीट कराए हैं। तो आप NCERT को अवश्य करिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज़ उसको समझा रहा हूँ, उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपके कर दूंगा। ओके, बाकी अगले क्वेश्चन में आते हैं। ब्राज़ील के बारे में बताना है कि ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को यहाँ पर शेल्वा कहते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो हैं आप ब्राज़ील और कॉल्ड शेल्वा। यहाँ की गहरी काली रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोसा कहते हैं। ओके, तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब ये फैक्चुअल है यार, इसको तो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा। ओके, फिर जैसे कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये भी फैक्चुअल है। जिससे अगुलहास धारा और ब्राज़ील धारा, ये आपकी जो है ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बल्कि गर्म महासागरीय धाराएं हैं। वहीं इसके विपरीत हम्बोल्ट धारा और कैलिफोर्निया धारा, ये आपकी जो है वो आपकी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला और दूसरा जो है राइट आंसर इसका आएगा और इसका सी आएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सही हुए। और आपको बता दें, जो अगुलहास धारा है और ब्राज़ील की धारा है, ये गर्म धाराएं हैं। ओके, तो ये जो दोस्तों हमने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, एक
तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इसमें आपको बताना है कि जो नॉट करेक्टली मैच है उसके बारे में बताना है, सही सुमेलित नहीं है। बुडापेस्ट, डेन्यूब, कोलोन, राइन, न्यू ऑर्लियंस, मिसिसिपी और आपका जो है हैदराबाद, पल्क। तो देखो दोस्तों, बुडापेस्ट, डेन्यूब ये भी आपका सही है, इसका कोलोन राइन नदी पर स्थित है, ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी नदी पर स्थित है, ये भी सही है। हैदराबाद दोस्तों जो है वो आपका पल्क नदी पर स्थित नहीं है। ओके, हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ना कि पल्क नदी पर। और हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो निकल के आएगा केवल 4, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही आएगा। अब इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में हमें फिर लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम में लगाना है। ओके, तो जैसे कि किसका जल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर उससे कम जल कहाँ पाया जाता है, फिर उससे कम जल कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले ये भी यार NCERT अगर पढ़ा होगा ना कोई बंदा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा। क्लास 6 की NCERT में ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है आपका दोस्तों महासागरों में। ओके, महासागर के बाद जो आपका जल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो आपका पाया जाता है बर्फ़ में। ओके, यानी कि हिमनद जो पोलर आइस है। ओके, उसके बाद जो जल पाया जाता है वो आपका नदियों में पाया जाता है। उसके बाद जो आपका भूगर्भ जल है वो आपका उसमें पाया जाता है सबसे कम, जो कि दोस्तों भूगर्भ जल है, यही आपका पीने योग्य जल होता है, यानी कि आलवड़ीय जल। आलवड़ीय जल जो है वही हम पी सकते हैं, और जो महासागरों में पाया जाता है वो आपका लवणीय जल होता है, उसको हम पीने योग्य वो जल नहीं होता है। ओके, तो महासागर, उसके बाद ध्रुवीय बर्फ में जल पाया जाता है, भूगर्भ जल, नदियों में जो जल पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर देखो भूगर्भ जल, उसके बाद नदियों में सबसे कम जल पाया जाता है। और हैदराबाद हमने बता दिया, ये आपकी पलक नदी पर नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। स्वेज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ने का काम करती है? पहले तो स्वेज कैनल है, उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ओके, देखो ये आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर के जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। ओके, तो ये यानी कि राइट आंसर जो है 2 और 3, सी आंसर जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा। और 1869 में इसको चालू किया गया था। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए कि जिस वर्ष इसको चालू किया गया था 1869 में, उसी वर्ष हमारे देश में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, इसकी लोकेशन आप देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। और बाकी देखो बहुत लोगों ने बोला था मतलब कि इंग्लिश को भी यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करें, तो हमने इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत उसमें आपको ऐड कर दिया है। तो दोनों माध्यम में इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन डाल दिए हैं। बाकी हमने दोनों भाषाओं में समझाने का प्रयास किया है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, इसमें मेहनत बहुत लगता है, मैं सच बता रहा हूँ आपसे। तो यार आप लोग शेयर तो कर ही दें कम से कम। मैं आपको वीडियो भी फ्री में दे रहा हूँ, और आपको PDF भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। और हम जो है यहाँ पर आपको कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरी जो PDF रहेगी ना, बिल्कुल आपकी प्रीमियम लग्जरी आपकी PDF रहेगी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जो आपकी काम की चीज़ें ना वही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा। अगर जियोग्राफी के क्वेश्चन है तो मेहनत लगता है, कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं एक PPT PDF बनाने में। तो आप लोग सपोर्ट इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी शेयर आप लोग करें, जितने जल्दी हमारे जो फैमिली इसमें बढ़ेंगे उतनी जल्दी हम आपको क्लासें भी लेकर आएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यार NCERT अवश्य कर लो। अगर सच में आप लोग सीरियस होकर सच में तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं, तो आप NCERT अवश्य कर लें। NCERT में एक एक फैक्ट आपको समझा दूंगा, मतलब एक एक फैक्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। जोन कितने होते हैं, मतलब गतियाँ कितने प्रकार की पृथ्वी की होती हैं, दिन और रात। अभी आप सच बता रहा हूँ, आप पूछिएगा आगे बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं 4-4 साल से, उनसे पूछिएगा कि दिन और रात क्यों होते हैं, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, गतियों के प्रकार क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है, किसी से आपको यहाँ पर बहस नहीं करनी है। तो NCERT तो आपको पढ़ना है भाई, रामबाण है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो रामबाण आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, NCERT को करें। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएँ, और जैसा भी आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, ख़राब लगे, कुछ कमी है तो आप अवश्य यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट में, आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।